आज हम वृद्धावस्था के विषय में जानेंगे और वृद्धावस्था को रोकने या वृद्धावस्था की जो तकलीफ़ें हैं उनको कम करने के लिए मर्म चिकित्सा अपना क्या योगदान दे सकती है, उसके विषय में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो रोग हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और स्वाभाविक। शारीरिक रोग वो होते हैं जो हमारे शरीर के दोषों की वजह से, दोषों के प्रकोपित होने से और दोषों के समूर्छना से, दोष की समूर्छना से उत्पन्न होते हैं, उनको शारीरिक रोग कहा जाता है। मानसिक रोग वो होते हैं जो रज और तम गुण की वजह से और जो मनोवाही स्रोतस हैं उनके दूषित होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको हम मानसिक रोग कहते हैं। इसके अतिरिक्त आगंतुक रोग वो होते हैं जो किसी बाहर की चोट से या किसी जानवर के काटने से, किसी और बाहरी कारण से जो शरीर में चोट लगती है या जो भी बीमारियां होती हैं उनको आगंतुक व्याधियां कही जाती हैं। तथा जो स्वाभाविक होती हैं उनको, जैसे भूख है, प्यास है, निद्रा है और वृद्धावस्था है, ये सारी की सारी जो बीमारियां नहीं हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती हैं। और आप जानते हैं कि जो भूख, प्यास और निद्रा ये शरीर के पोषण के लिए, शरीर को स्थिर रखने के लिए और शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। इसी ढंग से ये जो वृद्धावस्था है वो भी एक स्वाभाविक व्याधि है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाओं से पूरा का पूरा हमारा जीवन गुजरता है। और हम लोग देखते हैं कि वृद्धावस्था में कुछ खास लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं और ये कहा जाता है कि 50 वर्ष के बाद ये वृद्धावस्था की स्थिति होती है और इसमें मनुष्य के शरीर की बल, ओज, कांति, वर्ण, ये सब का क्षय होने लगता है। धीमे धीमे आप देखते हैं कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आँखों से देखने की क्षमता कम होती है, शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और शरीर का जो सौष्ठव है, जो मस्कुलेचर है, वो ढीला पड़ने लगता है। इस ढंग से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे वृद्धावस्था आती है और ये एक सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती है। लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जिनको देखकर दूर से ही पता लग जाता है कि व्यक्ति वृद्धावस्था में है। सबसे पहले उसमें आप देखते हैं कि व्यक्ति की कमर झुक जाती है और कुबड़ापन इसको कहते हैं। और आपने देखा होगा कि सभी व्यक्ति जिनकी कमर धीमे धीमे झुकने लगती है, वृद्धावस्था का एक ये प्रमुख लक्षण होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा लक्षण होता है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है और उसको जो मानसिक जितने भी जो एबिलिटी है उसमें कहीं कमी होने लगती है। तीसरी चीज़, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी गर्दन हिलने लगती है। तो ये जो चलमूर्धा होती है इसको भी हम लोग ये कहते हैं कि ये वृद्धावस्था का एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा जो कमर झुक जाती है, पैरों की ताकत कम हो जाती है, जो व्यक्ति के जो चलने का क्रम है वो भी कम हो जाता है, उसका बल कम होने लगता है। तो इस ढंग से हम समझ सकते हैं कि वृद्धावस्था के लक्षण हैं और इनको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जीवेम श्रद्धा सतम, व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीना है और सुखपूर्वक जीना है, स्वस्थ रहकर जीना है। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें नियमित रूप से करनी होती है ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें जो पौष्टिक आहार है उसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, जो आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या है उसका पालन करना चाहिए, आहार विहार का पालन करना चाहिए, जो सदाचार है उसका पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ऋतुचर्या और दिनचर्या, कैसे दिन की शुरुआत, कब उठना है, कब सोना है, किस ढंग से सोना है, कैसे खाना खाना है, कितनी मात्रा में खाना खाना है, कौन कौन सा खाना व्यक्ति के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अनुकूल है, उसको ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में निद्रा, नींद ठीक से आनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में व्यायाम अत्यंत आवश्यक होता है। ये देखा जाता है कि हमारे देश के लगभग मुश्किल से 10 से 15% लोग नियमित रूप से कोई ना कोई व्यायाम करते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति समय के अभाव से या किसी और कारण से व्यायाम नहीं करते, जिससे कि हम लोगों की जो रोग क्षमता और रोगों को से लड़ने की क्षमता वो प्रभावित होती है और हम स्वस्थ नहीं रहते और बार बार बीमार पड़ते हैं। तो व्यायाम अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि व्यायाम करने के लिए या तो आपको कम से कम 5 से 7 किलोमीटर चलना है, जिम जाना है, कोई योग और प्राणायाम करना है, जिसमें निश्चित रूप से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कम से कम समय लगता है। लेकिन यदि हमारे पास इतना समय नहीं है तो ऐसी अवस्था में हम लोग स्वमर्म चिकित्सा, अपने मर्मों को उत्प्रेरित करने के लिए तुरंत थोड़े से समय में 2 से 4 मिनट में हम अपने जितने भी मर्म हैं उनको स्वमर्म चिकित्सा के माध्यम से उत्प्रेरित कर सकते हैं या मर्म प्राणासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नियमित रूप से अभ्यास हम लोगों को रोगों से बचाता है, हमारी
स्वास्थ्य को ठीक रखता है, हमारे शरीर सौष्ठव को ठीक करता है और वृद्धावस्था को निश्चित रूप से दूर करता है। अब आपको 2-3 चीज़ों की एक्सरसाइज हम लोग बताएंगे। इसमें आप देखते हैं कि जब भी व्यक्ति की गर्दन हिलती है, महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि गर्दन और गर्दन और सिर के जोड़ के स्थान को हम लोग कृकाटिका मर्म कहते हैं। और इसको एक तरह से ये जो हमारा सिर है और उसकी जो हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका जोड़ होता है, और इस स्थान पर चोट लगने से व्यक्ति में चल मूर्धा होती है। तो ये जो हमारा ये जोड़ है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस जोड़ में हमारा जो सिर की हड्डी होती है और जो फर्स्ट वर्टिब्री होती है इसके बीच का जोड़ होता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो इसको स्टेबल करती हैं। उसमें उसको एलआर एक तरह से लिगामेंट होता है जो इसको कई तरह के मूवमेंट्स करने की परमिशन करता है और कई मूवमेंट्स को इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। ये हमारी गर्दन को, हमारे सिर को स्टेबिलिटी देता है, और इसके सारे के सारे मूवमेंट्स को भी जो बैकवर्ड मूवमेंट है, यदि हम इसको कहें कि यदि ये एलआर जो मूवमेंट जो हमारा लिगामेंट है यदि ये किसी वजह से आघातित होता है तो इसकी मूवमेंट पीछे कहीं भी गर्दन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन गर्दन की लिमिटेड मूवमेंट्स को परमिट करता है। सामने को झुका सकते हैं, इसको गर्दन को हम लोग कंधे से लगा सकते हैं, ये मूवमेंट तो परमिट होती है, लेकिन ये जो पीछे की मूवमेंट है इसको नहीं परमिट करता कि पीछे गर्दन अपने आप नहीं जाती। इस ढंग से ये एलआर मूवमेंट और कुछ वहाँ की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो इसको स्टेबल करती हैं। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस स्थान पर चोट लगती है या किसी वजह से इन लिगामेंट्स की कमजोरी होती है तो व्यक्ति के गर्दन हमेशा हिलने लगती है। खास करके इस जगह पर चोट लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सीधे आघात, मतलब उसमें लाठी का प्रहार हो सकता है, कोई मुक्का लग जाए, कोई चोट लग जाए, कोई पत्थर गिर जाए, कोई सीधे उस जगह पर कोई आर्टिकल गिर जाए, उससे उसमें चोट लग सकती है। दूसरे कार एक्सीडेंट्स आजकल बहुत मतलब कॉमन है। कार एक्सीडेंट्स में जब भी झटका लगता है तो इसी जगह पर चोट लगती है, तो ये जो कृकाटिका मर्म का आघात है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कृकाटिका मर्म पर यदि हम उपचार करते हैं तो किसी भी रोग से होने वाली चल मूर्धा मीन्स इंस्टेबिलिटी ऑफ द हेड, इसको रोका जा सकता है। तो यदि हम इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो हम अपने गर्दन को हिलने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम हाथों को इस ढंग से कर लेते हैं। आप देख लेंगे मेरे हाथों को, यदि आप देख सकते हैं तो हाथों को इस ढंग से आप मिला लीजिए, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो थिनर इमिनेंस है दोनों हाथों का ये हिस्सा है, इस हिस्से को यदि हम गर्दन के पीछे जो इस जोड़ पर रखते हैं जहाँ पर जिसको कृकाटिका मर्म होता है, ये संख्या में 2 होते हैं, और इन पर रखने के बाद इसको यदि हम आगे दबाते हैं और गर्दन को हम पीछे जोड़ देते हैं तो ये कृकाटिका मर्म पर आघात होता है और ये स्टिमुलेशन होता है। और कृकाटिका मर्म पर स्टिमुलेशन होने से हम गर्दन की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, सिर की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, और जो शरीर में कंपन होता है, जो हमारा डिसेबिलिटी होती है चलने में, उसको भी हम रोक सकते हैं। तो ये कृकाटिका मर्म वृद्धावस्था को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो दूसरा मर्म स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कमर की तरुणाई या कमर की जो हमारी ताकत है उसको बनाए रखने के लिए सहयोगी होता है, उसको हम लोग कहते हैं कटिक तरुण मर्म। और कटिक तरुण मर्म हमारे जो पीठ के मर्म, जो पृष्ठ के मर्म हैं उनमें एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान होता है। और जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासन में एड़ियों को ऊपर करके बैठते हैं तो ये एड़ियाँ हमारे उसी स्थान पर स्पर्श करती हैं जहाँ पर कटिक तरुण मर्म होता है। तो वज्रासन में बैठने का नियमित अभ्यास जब हम लोग करते हैं तो इससे ये वृद्धावस्था की जो बात है उसको हम रोक सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मर्म स्थान है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे एक स्थपनी मर्म होता है हमारी आँखों के भ्रू मध्य में, जिसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। और इससे कहा जाता है कि ये हमारी स्मृति को, याददाश्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यदि हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में याददाश्त की कमी होने लगती है तो यदि हम इस स्थान पर स्टिमुलेट करते हैं तो ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान होता है, जिससे कि हम वृद्धावस्था में अपनी याददाश्त को ठीक रख सकते हैं, अपने जो मानसिक हमारी जो स्थिति है उस स्टेटस को उसको बनाए रख सकते हैं। जितना भी मेंटल हमारा स्टेटस है उसको मेंटेन करने का काम स्थपनी मर्म के माध्यम से किया जाता है। अब यदि ये संभव ना हो कि हम इन मर्मों को दबा सकें, मर्मों को दबाने में या वज्रासन लगाने में हमें दिक्कत होती है, तो इसके लिए बड़े सरल उपाय हैं। सबसे पहले तो क्या करना कि हम
शवासन आप सभी जानते हैं कि हम शवासन में जब लेटते हैं तो एक तरह से बिल्कुल शरीर को निढाल छोड़कर हाथ पैरों को सीधे करके सीधे लेटने का अर्थ जो है शवासन कहलाता है। उस शवासन को हम लोगों ने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हम हाथों को यदि इस ढंग से रखें और सोते समय हाथों को यहाँ पे रखकर इसको ऐसे ढंग से सो जाएं, तो ये जो थिनर इमिनेंस है इसका दबाव हमारे कृकाटिका मर्म पे पड़ता है और 5 से 10 मिनट यदि हम इस पोस्चर में सोते हैं तो अनायास ही ये कृकाटिका मर्म हमारे थिनर इमिनेंस के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं और इस ढंग से कृकाटिका मर्म का उत्प्रेरण हो जाता है इस मर्म शवासन के माध्यम से। दूसरा जो आसन है वो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग मकरासन कहते हैं। मकरासन में देखा होगा कि आपने जब भी कोई आसन किया जाता है उसके बाद शवासन या मकरासन का अभ्यास किया जाता है। मकरासन में उल्टा लेटकर हाथों को हम लोग रख के और गर्दन एक तरफ करके हम लोग उस पर लेट जाते हैं, तो ये मकरासन की स्थिति होती है। लेकिन ऐसी जो हम लोगों ने मर्म मकरासन की बात कही उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ये आप मणिबंध मर्म है, आप देख रहे हैं ये मणिबंध मर्म है। मणिबंध मर्म पर मणिबंध रखकर ऐसे दोनों जो हमारी रिस्ट जॉइंट है एक जॉइंट पे दूसरे जॉइंट को रखकर और जब हम सीधे लेट जाते हैं और इसको आप जो हमारा स्थपनी मर्म है या आज्ञा चक्र है उसको मणिबंध के ऊपर रखकर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, उल्टा लेट जाते हैं, मकरासन में लेट जाते हैं, तो इसको हम लोग मर्म मकरासन कहते हैं। मुश्किल से 3 से 4 मिनट यदि आप इस पर लेटते हैं तो ये पेनफुल होने लगता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, उतनी देर तक के लिए आप इसको लेटना है। और इससे क्या होता है कि इससे मणिबंध मर्म जो कि हमारे मस्तिष्क के कार्यों को भी स्टिमुलेट करते हैं, तो मणिबंध भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी जितनी भी एक्साइटेटरी कंडीशंस ऑफ द ब्रेन उनको ठीक करने के लिए मणिबंध का काम करते हैं और जितनी भी हमारी रेस्टिंग फेज जो मन को और हमारे मस्तिष्क को जो एक तरह से रिलैक्सेशन देता है वो हमारा मणिबंध होता है। तो मणिबंध और यहाँ पे स्तपनी मर्म दोनों का स्टिमुलेशन मर्म मकरासन के माध्यम से होता है, तो इसलिए इसमें 3 से 4 मिनट यदि हम इस पर लेटते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको बताया कि यदि हम वज्रासन में बैठ सकते हैं तो कटिक तरुण मर्म ये इससे प्रभावित होता है और जो व्यक्ति वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो उनको ये मर्म को पीछे से दबाकर हम इसका लाभ वज्रासन का लाभ भी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो इस ढंग से इन 3 मर्मों के उत्प्रेरण से या इन 3 मर्म प्राणा जो हमारे मर्म आसन है इनके कारण हम लोग वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। ये वृद्धावस्था को रोकने का मर्म के द्वारा एक बहुत बड़ा उपचार की विधि है। कृकाटिका मर्म एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान है जो कि सिर और गर्दन के जोड़ पर होता है। हम जानते हैं कि सिर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसमें पूरा का पूरा मस्तिष्क इसमें सुरक्षित रहता है और मस्तिष्क का जो निचला हिस्सा है वो स्पाइनल कॉर्ड के रूप में पूरे शरीर की चेतना का और शरीर की एक्टिविटी को गवर्न करने का एक माध्यम होता है। जो कृकाटिका मर्म है उस पर आघात लगने से चल मूर्धा, ऐसा महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि गर्दन हिलती रहती है। और हम ये जानते हैं कि जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और एलआर लिगामेंट जो होते हैं ये गर्दन को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देते हैं। तो जहाँ पर हमारा जो सिर है और जो फर्स्ट वर्टिब्री है ये एलआर लिगामेंट राइट एंड लेफ्ट से जुड़ा होता है और इसी में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी होती है और ये दोनों हमारे शरीर को स्ट्रेंथ भी देती हैं और उसको स्टेबिलिटी भी देती हैं। इन दोनों पर चोट लगने से हमारे गर्दन की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है और यहीं से इसे हम लोग चल मूर्धा कहते हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो गर्दन होती है उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं और 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होने के साथ साथ उनमें जब भी कोई आघात लगता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी तरह की इंजरीज होती हैं। सबसे पहली इंजरी जो होती है और उस इंजरी के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट जो इंजरी है, डायरेक्ट ब्लो जो उस पर हो सकता है। गर्दन के पीछे सिर और गर्दन के जोड़ पर सीधी कोई चोट लगती है, वो लाठी का प्रहार भी हो सकता है, किसी पत्थर का प्रहार भी हो सकता है, किसी जगह पे टकराने से भी हो सकता है। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है उससे ये एलआर लिगामेंट प्रभावित होता है और डिसलोकेशन की संभावना हो सकती है। दूसरी चीज़ जो कार एक्सीडेंट्स है, तो कार एक्सीडेंट्स में कभी आपने देखा होगा कि एकदम से ब्रेक लगाने के बाद या जो आमने सामने की जो भिड़ंत होती है
उसमें गर्दन और सिर के बीच में जो झटका लगता है उससे भी इस जोड़ पर या इस मर्म पर आघात हो सकता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी इस पर कोई व्यक्ति सिर में कोई ज़्यादा भार उठाता है, उस भार को उठाने से भी इस कृकाटिका मर्म पर चोट लग सकती है या आघात हो सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण योग के संदर्भ की बात करें तो यदि बिना किसी गाइडेंस के या बिना किसी एक तरह से सलाह के जो व्यक्ति शीर्षासन गलत ढंग से करता है या सर्वांगासन गलत ढंग से करता है, तो ऐसी स्थिति में भी यह कृकाटिका मर्म पर आघात लगने की पूरी संभावना होती है। इसलिए योग के का अभ्यास करते समय निश्चित रूप से किसी योग्य गुरु की सलाह से ही ये आसन करने चाहिए, अन्यथा कृकाटिका मर्म पर आघात होने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और ये लगभग न ठीक होने वाली एक स्थिति होती है। इसलिए कृकाटिका मर्म का बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये जब यदि इसमें आघात होगा तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो ठीक नहीं होते। इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं ये यदि आप जानना चाहें तो सबसे पहले इसमें सिरसूल, सिर में हेडेक बहुत तेज होता है। जब भी इसमें चोट लगती है तो तुरंत हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इसका डायग्नोसिस MRI के माध्यम से ही होता है या हमें और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लक्षणों के आधार पर इसका निदान किया जाता है। तो सबसे पहले जो रोगी हम लोगों के पास आता है कृकाटिका मर्म का चोट लगने का, उसके सिर में तीव्र सिरशूल मतलब एक एक्यूट हेडेक की कंडीशन होती है। दूसरा वेदना युक्त जो है सिर का भारीपन, एक हल्का दुखन सी रहेगी पूरे सिर में और पूरा एक हैवीनेस ऑफ द हेड होगा। तीसरी चीज़ होती है हृदय की धड़कन बढ़ जाना, और क्योंकि ये जो वागस नर्व का होता है, सर्वाइकल रीजन में जो वागस नर्व होती है, यदि वो एक तरह से इरिटेट हो जाती है तो उससे जो पल्स रेट बढ़ सकता है और हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। चौथी चीज़ होता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि दिमाग का में एक तरह से पूरा का पूरा धुंध छा जाना, हमें कोई याददाश्त नहीं रहती, बहुत सारी जो हमारी ब्रेन के फंक्शंस हैं वो एक तरह से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो नेक पेन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस ढंग से ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कृकाटिका मर्म पर आघात लगने से क्या क्या लक्षण होते हैं, और इनके साथ साथ इंस्टेबिलिटी ऑफ जो हेड है वो तो होता ही होता है। सिर्फ गर्दन हिलती रहती है, गर्दन को उठा नहीं सकते, गर्दन को सारे डायरेक्शन में मोड़ नहीं सकते और गर्दन को हिलती रहती है, ये लक्षण सारे के सारे होते हैं। इसी के हिसाब से चित्तनाश, याददाश्त की कमी और बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इस इंजरी से हो सकते हैं। तो जो कृकाटिका मर्म है इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हमारा गर्दन होती है, गर्दन के पीछे 2 की संख्या में होते हैं, मतलब एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दोनों तरफ मर्म स्थान होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम हाथों को इस ढंग से उभय मुद्रा में, उभय हस्त मुद्रा में रखें तो जो हमारे थिनर इमिनेंस हैं वो हमारे कृकाटिका मर्म पर ही जाते हैं, और इसको हम एक तरह से जैसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं हेड की, उस ढंग से हम इसको उत्प्रेरित करते हैं। हेड को पीछे करेंगे और हाथों को आगे से, इसको पूरे के पूरे ढंग से हाथों को आगे करेंगे, तो ये हमारा जो थिनर इमिनेंस है वो कृकाटिका मर्म पर प्रभावित करता है। और इस मर्म के माध्यम से हम जिन जिन बीमारियों में चल मूर्धा होती है या हमारे शरीर में कंपन होता है या हमारे शरीर में चलने में दिक्कत होती है, एक सीधी रेखा में हम लोग नहीं चल सकते, उन सभी में कृकाटिका मर्म और अंश मर्म को दबाने से फ़ायदा होता है। अभी तो आपको कृकाटिका मर्म का बताया। अंश मर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस हाथ को हम 90 डिग्री पे रखते हैं और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसको गर्दन से लगाते हैं। ये जो एंगल होता है हमारी दोनों फोर आर्म और जो अपर आर्म के बीच का जो एंगल होता है, एल्बो का जो एंगल होता है, वो 45 डिग्री का होना चाहिए। 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, इसको गर्दन से हम लोग लगाते हैं, बीच की उंगली जिस जगह पे जाती है उस जगह पे अंश मर्म होता है। तो कृकाटिका मर्म और अंश मर्म ये दोनों तरफ से इसको हम लोग दबाते हैं, दोनों तरफ के कृकाटिका और दोनों तरफ के अंश मर्म को दबाने से जो भी चलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर कांपते हैं, उनमें आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है। हम लोग देखते हैं कि बहुत इसमें डिलेड माइलस्टोन होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं और डाउन सिंड्रोम को व्यक्ति का चेहरा देखकर ही पता लग जाता है कि व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है। ऐसे व्यक्ति में भी गर्दन को उठाने की दिक्कत होती है। तो ये एटलेंटो ऑक्सीपिटल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू लेक्सिटी ऑफ द एलर लिगामेंट होती है और कृकाटिका मर्म पर चोट लगने से भी वो लक्षण होते हैं। और यदि हम डाउन सिंड्रोम के बच्चे में
गर्दन की तकलीफ़ को और सारी तकलीफ़ों को या ब्रेन के स्टिमुलेशन में अन्य मर्मों के साथ साथ यदि हम कृकाटिका मर्म को प्रेरित करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलते हैं।